हेलो बच्चों। चलो जेई मेन के क्वेश्चन चल रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम। इस क्वेश्चन में जो जो बोला है उसको समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे जैसे हम करते आए हैं अब तक। देखो क्या बोला, पहले आराम से ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। बोला ये है, फॉर ए चार्ज्ड स्फेरिकल बॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द बॉल वेरीज विद आर एस। देखो किसी बॉल के अंदर, देखो जैसे ये बॉल है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक बॉल है। ठीक बच्चों, इसके अंदर ना जो पोटेंशियल है हर पॉइंट का अलग अलग है। सेंटर से ये जो देखो, हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अगर होगा, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, ये आर इस टाइप का बना देता हूँ, आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट होगा तो वहाँ का पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो आपको इस रिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा, 2AR² प्लस बी। ये बच्चों इसके अंदर ना हर पॉइंट पे पोटेंशियल इस रिलेशन से मिलेगा आपको। अगर आपको सेंटर पे निकालना है, देखो यहाँ कलर चेंज करता हूँ, इससे दिखाता हूँ। जैसे सेंटर पे निकालना है यहाँ, तो यहाँ निकालने के लिए आपको आर की जगह जीरो रखना पड़ेगा। रखो इसमें जीरो, तो सेंटर का पोटेंशियल आ जाएगा। 1 मीटर पे निकालना है यहाँ मान लो, तो आर की जगह 1 रखना पड़ेगा। सेंटर से 2 मीटर दूर निकालना है, आर की जगह 3 रखना पड़ेगा। ऐसे ही सेंटर से आर डिस्टेंस पे निकालना है तो आर की जगह आर रहने दो। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आ गया। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे सेंटर से जितनी दूर भी निकालना हो, आर की जगह वही आपको रखना पड़ेगा यहाँ, तो उसकी वैल्यू आएगी। अब देखो, अगर जैसे ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, आर डिस्टेंस पे है, तो आर की जगह उसी के हिसाब से वैल्यू रखते जाएंगे। अभी पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो आर डिस्टेंस सेंटर से, आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट, तो आर की जगह आर रहने दो। तो जिस भी पॉइंट पे चाहिए आपको पोटेंशियल आर की जगह उसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी कि वो सेंटर से पॉइंट कितना दूर है। अब एक बात सोचो, यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल मिल गया, तो क्या मैं इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर -dV/dr। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, और ये फॉर्मूला आप कहाँ यूज़ करते हो? जहाँ पे पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। चलो, तो फिलहाल हमें पोटेंशियल दिया है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, -d/dr को बाहर रहने देते हैं, v की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ देखो, ये जो v आया है यहाँ, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2AR² प्लस बी। जब डिफरेंशियल करेंगे हम इसका, माइनस का d/dr, 2AR² का अलग कर लेंगे, फिर माइनस d/dr बी का अलग कर लेंगे। आपको पता है कि जब भी हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंशियल करना पड़ता है। तो भैया ये हो गया, 2a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा d/dr r², और माइनस बी का डिफरेंशियल 0। ये बन गया माइनस का 2a, r² का डिफरेंशियल 2r। आपको पता है r² का डिफरेंशियल, पावर सामने आ गई, ऊपर एक पावर कम हो गई, ये आ गया माइनस का 4AR। लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। पोटेंशियल का डिफरेंशियल किया और नेगेटिव लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलो, इतना पता चला हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड -4AR। माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ? माइनस दिखा रहा है जी डायरेक्शन। इसका मतलब हम जैसे जैसे पोटेंशियल निकाल रहे हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फील्ड अपोजिट लगा हुआ है, मतलब फील्ड पी पर अंदर की तरफ लगा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर की तरफ लगा हुआ है। अब अंदर की तरफ फील्ड समझ रहे हो आप कैसे लगता है? अंदर की तरफ फील्ड लगता है
जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें अंदर की तरफ चल रही हो, अंदर की तरफ किस में चलती हैं, जब अंदर माइनस चार्ज भरा हो। अगर मैं यहाँ पे आर रेडियस का एक, इस तरीके से आर रेडियस का एक स्फीयर बना लूँ, तो इसके अंदर माइनस का चार्ज भरा हुआ होगा, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर क्या होगा, माइनस का चार्ज भरा हुआ है, और उसमें लगातार फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। ये फील्ड अंदर की तरफ चल रहा है, कितना है हमने निकाल लिया। अब देखो, जब हमारे पास फील्ड होता है तो हम उससे इस सरफेस के अंदर, ये जो बंद सरफेस बनाई है मैंने, देखो ग्रीन कलर की जो सरफेस स्फेरिकल बनाई है, इस स्फेरिकल सरफेस जहाँ पे मैं देखो एरो घुमा रहा हूँ, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज भरा है, मान लीजिए वो Q है। अगर मुझे ये Q चाहिए तो क्या करूँगा मैं, तो मैं लगाऊंगा गॉस थ्योरम। अब देखो गॉस थ्योरम क्या होती थी, इधर को साइड में को करता हूँ मैं जरा। तो गॉस थ्योरम होती थी सर, ई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसका इंटीग्रेशन कर दो एरिया के साथ, ठीक है। और वो होता था क्यू, उस सरफेस के जिसके साथ उसका इंटीग्रेशन किया आपने एरिया के साथ, उस एरिया के अंदर जितना बंद चार्ज है क्यू, और बटे में एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आता था ना, ये तब आता था जब चार्ज, जो ये कहो कि सरफेस के अंदर हवा भरी है, समझे, देखो ऐसे समझो इसको, कि ये जो हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते थे, ये एयर की परमिटिविटी होती थी। लेकिन ये तब लगता था जब, जैसे ये सरफेस है, इसको कहते थे गॉसियन सरफेस, इसके अंदर मान लो चार्ज रखा है क्यू, और तब आप गॉस थ्योरम लगाते थे ई डॉट डी ए, और इसके अंदर बंद चार्ज क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ यहाँ देखो, यहाँ यहाँ सारे में हवा भरी रहती थी, ये हवा है एयर। लेकिन अगर एयर ना हो, अगर यहाँ पे कोई मीडियम हो, मीडियम, तो अगर मीडियम होगा तो हमें फिर यहाँ पर जो एप्सिलॉन रखना पड़ेगा, ये मीडियम की परमिटिविटी रखनी पड़ेगी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब खुद सोचो आप, यहाँ पे देखो अंदर, इस ये जो सरफेस थी इसके अंदर मीडियम भरा है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट काम नहीं करेगा थ्योरम में, थ्योरम में काम करेगा यहाँ पे एप्सिलॉन। तो मैं यहाँ से नॉट हटा देता हूँ, ये बचा एप्सिलॉन। तो ये थ्योरम बन गई। तो ये गॉस की थ्योरम है, कब, जब किसी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज भरा है और मीडियम भी भरा है, उसके अंदर चार्ज रखा है और उसके अंदर मीडियम भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लेते बच्चों, यहाँ पे लेते हैं मीडियम की परमिटिविटी। तो क्यू बटे एप्सिलॉन लेते हैं, ना कि एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो क्या होता है, एयर की परमिटिविटी। लेकिन यहाँ तो एयर थोड़ा ही ना भरी हुई है इसके अंदर, देखो ये ग्रीन वाला जो स्फीयर है इसके अंदर एयर थोड़ा ही भरी है, इसके अंदर चार्ज भरा है और साथ में मीडियम भरा है। तो मीडियम भरा है तो इसलिए हमें यहाँ पे एप्सिलॉन लेनी पड़ेगी, मीडियम की परमिटिविटी। ये होती है गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम मीडियम के लिए होती है, और अगर एयर भरी है तो उसके लिए होती है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। चलो अब यहाँ से आगे बढ़े, अब मेरे को क्यू चाहिए। चलो थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं इसको। गॉस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ बच्चों, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करूंगा एरिया के साथ। ये एरिया कौन सा है, गॉसियन सरफेस वाला, और मैं इसको गॉसियन सरफेस मान रहा हूँ। देखो ये जो ग्रीन वाली सरफेस है इसको पूरी को गॉसियन सरफेस मान रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें अंदर की तरफ है। चलो ठीक है। और Q इनसाइड, इनका मतलब है इसके अंदर बंद चार्ज, इनसाइड चार्ज, और बटे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन मैंने बता दिया क्यों। चलो E कितना है, तो सर E है, पहले तो एक काम करो, E की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है सर। अच्छा DA क्या होगा, DA होगा इस पे, इस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया। देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये ले लिया मैंने इस पे छोटा सा ब्लैक कलर लेता हूँ, ये ले लिया मैंने इस पे छोटा सा एरिया, उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है DA, और E अंदर की तरफ है E। तो DA बाहर है, E अंदर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो E डॉट डी ए को खोल लो, ई डी ए कॉस 180 डिग्री बच्चों का इंटीग्रेशन, और Q इनसाइड बटे में एप्सिलॉन। चलो E
पूरी सरफेस पे, ये देखो पूरी सरफेस जहाँ पे मैं ये एरो घुमा रहा हूँ, ये पूरी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और कांस्टेंट है, क्योंकि सेंटर से इस सरफेस का हर एक पार्टिकल या कहो हर एक पॉइंट उतना ही दूर है सेंटर से, आर डिस्टेंस पे। तो ई हर जगह एक जैसा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर रह जाएगा डी ए, और cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस आ गया बाहर। ये आया क्यू इनसाइड बटे में एप्सिलॉन। अब ई, एक काम करो बच्चों, माइनस का ई, डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ए का मतलब कंप्लीट एरिया। क्यू इनसाइड अंदर भरा हुआ चार्ज हमने क्या माना था, देखो यहाँ पे ये क्यू माना था, ठीक है ना, तो ये क्यू और बटे में एप्सिलॉन। चलो ई की वैल्यू देखो यहाँ निकाली थी, ये देखो यहाँ ये ध्यान करो, इस ई की वैल्यू को उठा के यहाँ रख लो, तो ये आ जाएगी माइनस ई इंटू में ई, सॉरी ई को तो रख दो, ई की वैल्यू रख दो माइनस का 4AR। देखो वैसे तो माइनस आपको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, वजह, क्योंकि आप इसकी डायरेक्शन पहले से ही यूज कर चुके हो कि ई अंदर की तरफ है, डायरेक्शन यूज कर चुके हो, तो माइनस फिर आप नहीं लोगे, तो सिर्फ लोगे 4AR इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन। अब इनटू में ए, एक मिनट ये भी गलत हो गया थोड़ा सा, सही कर लो। तो 4A की वैल्यू रख दी 4AR, माइनस छोड़ दिया हमने, क्यों, डायरेक्शन हम ले चुके हैं ऑलरेडी, ये माइनस जो आया है ना यहाँ cos 180 वाला, ये उसी डायरेक्शन से आया है। अब ए एरिया, एरिया क्या है इसका, देखो इसका ये ग्रीन वाली जो सरफेस बनाई थी मैंने यहाँ, इसका एरिया, तो इसका एरिया होगा, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr², तो आर का स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्यू बटे एप्सिलॉन। चलो ये आ गया माइनस का 16 A πr³ बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 16πAr³ एप्सिलॉन। देखो ये चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है, इस सरफेस के अंदर इतना चार्ज भरा हुआ, देखो माइनस में आ गया खुद चार्ज, तो ये बता रहा है कि अंदर माइनस चार्ज भरा हुआ है। वहां तो हमने आइडिया लगा लिया था कि ई अंदर जा रहा है तो माइनस का चार्ज है, लेकिन कैलकुलेशन करके भी बिल्कुल माइनस का ही आया है। देखो अंदर की तरफ फील्ड जा रहा था तो हम कह रहे थे कि माइनस है, और कैलकुलेशन से भी वही आया है। अब क्यू चार्ज आ गया, लेकिन क्या उसने क्यू पूछा था, उसने पूछा था कि इसके अंदर की वॉल्यूम, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है आपको, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। चलो ठीक है बता देंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो दी है माइनस का लैम्डा ए एप्सिलॉन। चलो एक बार और चेक कर लो, यही है क्या, हाँ माइनस लैम्डा ए एप्सिलॉन दे रखी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों। अब हमारे हिसाब से चार्ज तो आ गया, चार्ज से क्या हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी को मैं कहूँगा रो। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज और बटे में वॉल्यूम, टोटल चार्ज बटे में वॉल्यूम। चार्ज कितना आया, माइनस का 16πAr³ एप्सिलॉन, और बटे वॉल्यूम कितना है इसका, तो इस सरफेस का अंदर अंदर का सारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा कितना। अब वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है, 4/3πr³, r³ से r³ कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से इसको 4 को काटो, 16 को ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का 12A एप्सिलॉन नॉट आ गया। देखो हमारे अकॉर्डिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आई है -12A एप्सिलॉन, और जो उन्होंने दी है वो क्या है, माइनस लैम्डा ए एप्सिलॉन। दोनों को बराबर रख दो, तो -12A एप्सिलॉन बराबर माइनस लैम्डा ए एप्सिलॉन। ए से ए कटा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कटा, माइनस से माइनस कटा, लैम्डा की वैल्यू 12 आ गई बच्चों। तो सवाल बढ़िया था ये, ठीक है, अच्छा सवाल था, मैंने टाइम इसीलिए लगाया आप लोगों को पूरे समझ में आए। देखो ये आ गया हमारा आंसर 12 लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन को पहले खुद से वीडियो को पॉज करो, पॉज करके उसे खुद से करके देखो, समझ में ना आए तब वीडियो में आगे बढ़ो, ठीक है।
और जिनको वीडियो थोड़ा स्लो लगता हो या वो हो तो वो 1.5 पे या 2 टाइम्स वीडियो फास्टर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर स्लो लगता हो तो, अगर समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं और स्लो लगता है तो फास्ट करके देख लिया करो बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे आते हैं। इसमें कहा है इन ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 12 × 12 × L, मतलब लेंथ 2L है, विड्थ 2L है, ब्रेथ कह लो, और हाइट L है। बनाने की कोशिश करते हैं। चलो इसको देखो, 1 मिनट, ऐसे और इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड इस टाइप से। ठीक बच्चों, अच्छा बना रहा हूँ ना मैं, अच्छी ड्राइंग है ना मेरी? अरे यार कुछ तो तारीफ वारीफ कर दिया करो मेरी। चलो, ये हो गया क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के ये लेंथ 12, ये लेंथ 12 और ये हाइट L। ठीक बच्चों, हैविंग सरफेस एरिया 4L², ये 4L² इसका एरिया हो जाएगा, ये सरफेस जिसपे मैं देखो एरो घुमा रहा हूँ। फ्लक्स थ्रू द अपोजिट साइड, अच्छा ये छोड़ दी लाइन। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सरफेस S। अच्छा, सरफेस एरिया जिसका 4L² है, ये S सरफेस है, मान लो यहाँ पे बीचों बीच रख दिया हमने एक चार्ज। ठीक है बच्चा, ये चार्ज रख दिया Q। ओके, अब फ्लक्स थ्रू अपोजिट सरफेस टू S, S के अपोजिट सरफेस जो ये नीचे वाली देखो, यहाँ नीचे पड़ेगी जो सरफेस, उससे कितना फ्लक्स जा रहा है। यार एक बात सुनो, बात यह है कि अगर हम इससे सोचें तो इससे फ्लक्स तो चारों तरफ को निकल रहा है। फ्लक्स इधर भी निकल रहा होगा, देखो ऐसे बाहर, ऐसे भी निकल रहा होगा, ऐसे भी जा रहा है, चारों तरफ को जा रहा है ये फ्लक्स। हमें ये भी पता है कि इससे टोटल निकलने वाला फ्लक्स होता कितना है, फाई। टोटल जो चारों तरफ को निकल रहा है वो होता है फाई बराबर Q/ε0। इसके ये जो चार्ज है Q और बटे ε0, ये टोटल फ्लक्स है। लेकिन इसमें से समस्या ये है कि कुछ तो देखो, ये क्यूब से इस क्यूबॉइड के अंदर जा रहा, आधा हिस्सा तो, ये आधा हिस्सा, इतना आधा हिस्सा तो क्यूबॉइड के अंदर अंदर जा रहा है, और बाकी का बाहर हवा में है। अब जो हवा में है उसे तो हमें लेना नहीं है, तो कुछ सिमेट्री नहीं बन पा रही कि जिससे हमें ये पता चले कि, क्योंकि अगर ये होता कहीं पे जैसे क्यूब के बीच में, तो चारों सरफेस से, 6 सरफेस होती है उसमें, सॉरी, 6 की 6 सरफेस से बराबर जाता और हम उसको कैलकुलेट कर सकते थे एक सरफेस। लेकिन यहाँ से ये छोटी सरफेस है, देखो ये इनका एरिया कम है। ये जो नीचे वाली सरफेस होगी, बॉटम वाली बेस वाली जो सरफेस होगी इसकी, ये नीचे जो सरफेस होगी ये, इसका एरिया 4L² है, इनका 2L² है, जो चारों तरफ सरफेस है ये, तो सिमेट्री नहीं बन रही। सिमेट्री बनाने के लिए ना हमें एक काम करेंगे, देखो पहले मैं ये लाइन्स हटाता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर सी इमेज रहे आपके सामने। ये लाइन हटा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर इमेज रखने के लिए। और अब देखना जरा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस बॉक्स के ऊपर इतने ही डायमेंशन का एक बॉक्स बिल्कुल ऐसा ही, इसके जैसा ही बनाने जा रहा हूँ, इस तरीके से। इस तरीके से एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ। लो जी, ए इस टाइप का एक बॉक्स हमने बना लिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही। देखो अब ये जो बॉक्स है, ध्यान दो इसका, ये जो बॉक्स है इसके जैसे ही बिल्कुल एक बॉक्स और रख दिया। तो अगर इस बॉक्स को सामने से देखोगे, अब ये जो दोनों बॉक्स मिलके ना एक बड़ा बॉक्स बना दें।
देखो एक बड़ा बॉक्स बन गया इस टाइप का, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला कलर ले लेता हूँ। ये देखो, ये बॉक्स इस टाइप का बन गया, यहाँ से ये बॉक्स, इसकी ये लेंथ 12 है, ये एल थी, ये एल थी, तो टोटल ये भी कितनी हो गई, 12 का हो अब। तो ये 12, 12 इधर की भी, ये देखो 12, ये भी 12, ये भी 12। तो ये जो बॉक्स बन गया ना, ये पूरा का पूरा क्यूब नहीं बन गया क्या? एक क्यूबॉइड के ऊपर क्यूबॉइड रख के क्यूब बन गया बच्चों। तो ये क्यूब बन गया। तो अब इस क्यूब के बीचों बीच में चार्ज है, तो जब इसमें से फ्लक्स निकलेगा तो सारी सरफेस से बराबर नहीं निकलेगा क्या? इस क्यूब से कितनी सरफेस है? क्यूब सोचो बस, आप इसको क्यूबॉइड मत सोचो। इस क्यूब की 6 सरफेस है, 6 की 6 से बराबर निकलेगा, निकलेगा। ठीक है, तो 6 सरफेस से निकलेगा कितना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से पूछा था, बेस वाली सरफेस से। अब 6 की 6 सरफेस एक बराबर है, तो जितना बेस से निकलेगा उन्हीं वो 6 की 6 से निकलेगा। तो 6 सरफेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक से बताना है, तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट है। एक तरीके से ये सॉलिड स्टेट से हमने इसका आंसर कर लिया, इसको सिमेट्री बना के इसका आंसर दे दिया। तो बड़ा आसान हो गया, डी इसका आंसर हो गया बच्चों। चले आगे बढ़े। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ए पॉइंट चार्ज Q1 4Q0 के बराबर है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अनदर चार्ज Q2 माइनस Q0 के बराबर, प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज Q0। अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज Q0 है। प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन इज 0। ये भी एक्स एक्सिस पे, सब एक्स एक्सिस पे रखा है। चलो पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं बढ़िया से। ड्राइंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है इसमें, बढ़िया सी ड्राइंग आनी चाहिए आपको। ये हो गया बीच में ओरिजिन, यहाँ पे एक चार्ज रखा है 4Q0। ओके, अनदर चार्ज Q2, ये तो है Q1, और Q2 वो रखा है 12 सेंटीमीटर पर। एक्स इज इक्वल टू 0 है ओरिजिन, और x इज इक्वल टू 12 आ गया है जी आपका। और यहाँ पे चार्ज रखा है -Q0। ओके, फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो Q0 है, मतलब Q0 एक और चार्ज है। वो प्रोटॉन कहाँ रखा है, वो भी एक्स एक्सिस पे रखा है। इस तरह से रखा है कि उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, वो 0 है। अब 0 कैसे हो सकता है? प्रोटॉन का चार्ज अगर मान लो प्रोटॉन को यहाँ रख दूँ कहीं बीच में, Q0, तो ये प्लस और प्लस ये इसको रिपेल करेगा, ये माइनस इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो मतलब प्लस वाला ये 4Q0 इस Q0 को रिपेल कर रहा है राइट की तरफ, और -Q0 इस Q0 को अपनी तरफ खींच रहा है, वो भी राइट की तरफ। तो ये तो कभी 0 इस पे फोर्स हो ही नहीं सकता। तो प्रोटॉन यहाँ तो रखा नहीं जा सकता। पीछे चलो, चलो हटाओ इसको यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ इसको, प्रोटॉन को Q0, तो यहाँ पे देखो प्लस और इस चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा। प्लस और प्लस के देखो, इस प्लस और इस प्लस के बीच में रिपेल होगा। तो ये इसको 4Q0 अपने से दूर फेंकने की कोशिश करेगा, देखो इस तरफ लेफ्ट में F1 फोर्स से। और ये जो -Q0 है, इस +Q0 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा F2 फोर्स से। ठीक है, तो ये F2 से, ये F1 से। अब एक बात बताओ जरा इसमें भी, कि क्या सर ये इधर रखा जा सकता है? इधर भी तो रखा जा सकता था प्रोटॉन, इससे इस तरफ। हाँ, इससे इस तरफ भी रखा जा सकता था। तो यहाँ पे हमें सोचना है कि किस तरफ रखा जाना चाहिए। चलो, अब एक बात बताओ, ये 4 वाला जो चार्ज है 4Q0, इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा सर। ज़्यादा फोर्स से करेगा कम से? तो ज़्यादा फोर्स से करेगा। तो F1 काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है। ठीक है, और ये चार्ज छोटा है, तो इसका F2 छोटा होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? उम्मीद कम है सर। तो कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। तो इधर से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि F1 जो है वो काफ़ी बड़ा है F2 से। ठीक है, F1 क्योंकि F2 क्या है, F2 तो -Q0 और +Q0 के बीच का फोर्स है।
F2 तो, लेकिन F1 प्लस प्लस वालों के बीच में, और प्लस वाला चार्ज बड़ा है, माइनस वाला चार्ज छोटा है। और माइनस से आप दूर चले गए तो फोर्स और भी कम हो जाएगा, क्योंकि दूर जाने से भी तो फोर्स घटता है। तो फोर्स F2 काफ़ी मतलब छोटा होगा, तो इसकी वजह से F1 F2 को कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस चार्ज को इधर भी नहीं रख सकते, तो किधर रखें? अरे इधर रखो ना भाई, यहाँ रखो, ए यहाँ रखो, दूर यहाँ से थोड़ा सा ये सरफेस को मैं इधर खिसका लूँ, नहीं खिसकेगी, चलो यहीं कोई रहने दो। ये यहाँ रखो आप, इसको देखो, इसको यहाँ रखो आप। तो क्यू नोट को हमने यहाँ रख दिया। अब ये क्यू नोट यहाँ से दो हटा, ये क्यू नोट इधर, मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ यहाँ से पहले। ये लो, यहाँ से हटा देता हूँ इसको। लो जी, साफ हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। लो, ये यहाँ पे रख दिया मैंने इस क्यू नोट को। अब देखो, प्लस और माइनस के बीच में इधर होगा अट्रैक्शन F1, और प्लस 4 क्यू नोट और क्यू नोट के बीच में होगा रिपल्शन इस तरफ F2। ठीक है, थोड़ा सा साइड में को चला गया। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि F2 सर इस चार्ज का F2 बड़ा बड़ा तो होगा, पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो छोटा हो जाएगा। तो F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ से मान लो कितनी दूर रखा है, x डिस्टेंस पे रखा है, माइनस क्यू नॉट से x डिस्टेंस पे। तो अब इसकी पोजीशन बतानी है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से बता देंगे, पहले यहाँ से निकाल लो आगे। तो अब ये कंबाइंड फिगर इसकी मैं थोड़ी सी साफ बना दूँ, इसको हटा के, लो इसको हटा के साफ बना देता हूँ। लो एक लाइन, ठीक है, ये रखा मान लीजिए ओरिजिन पे 4 क्यू नॉट, ये रखा यहाँ x इज इक्वल टू 0 पे, ये तो x इज इक्वल टू 12 पे, ये आ जाएगा माइनस का क्यू नॉट। और फिर एक यहाँ रखा है क्यू नॉट प्रोटॉन, वो यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा है, मान लो यहाँ से d डिस्टेंस पे कह लो, x पे कह लो, कुछ ही कह लो, एक ही बात है। अब ये प्लस 4q और प्लस क्यू नॉट एक दूसरे को रिपेल करेंगे F1 फोर्स से, और ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा F2 फोर्स से। F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जहाँ कैंसिल कर देंगे वहाँ नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो जब F1 और F2 कैंसिल करेंगे तो वो आपस में बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी बट वैसे बराबर होंगे। तो चलो F1 की वैल्यू निकालते हैं पहले। F1 प्लस 4 क्यू नॉट और क्यू नॉट के बीच का फोर्स, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो 4 क्यू नॉट इंटू में क्यू नॉट और बटे इनके बीच की डिस्टेंस। देखो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो गई 12 + D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब है इन दोनों के बीच का फोर्स, तो क्यू नॉट के और क्यू नॉट के बीच का, माइनस क्यू नॉट और क्यू नॉट के, तो क्यू नॉट इंटू में क्यू नॉट और बटे में इनके बीच का गैप D²। एक काम करो, ये इससे कट गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट, ये आ गया 4/12 + D का होल स्क्वायर और बराबर 1/D²। दोनों तरफ का बच्चों अंडर रूट कर लो। देखो अंडर रूट करने से इधर का अंडर रूट करेंगे, 4 का रूट हो जाएगा 2 और बटे 12 + D, स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट करके, और 1 का अंडर रूट 1 और D² का D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2D बराबर 12 + D, D को इधर ले आओ बच्चों, तो ये आ गई 2D - D बराबर 12, तो D बराबर 12। इसका मतलब ये यहाँ से कितना दूर है बच्चा, ये इस 12 से, इस माइनस क्यू नॉट से 12 सेंटीमीटर पे, लेकिन पूछा कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस देखो कितनी बनी, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से और यहाँ तक की। अब एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, फिर आगे भी 12 है, तो टोटल हो गई 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। देखो ये रहा आंसर, यहाँ लिख दो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान सवाल था, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल किए भी होंगे आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसने दिया है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम, लिखते जाइए। क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट, देखो तो ये प्लेट है, ये प्लस वाली प्लेट, ये माइनस वाली प्लेट, इनके बीच में फील्ड लगा हुआ है। आपको पता है फील्ड किधर से किधर चलता है? फील्ड चलता है प्लस से माइनस की तरफ, तो फील्ड लगा हुआ है नीचे की तरफ ई। ओके, अब ये फील्ड लगा हुआ है एज शोन इन फिगर, कहा है इन्होंने एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स फील्ड सिमेट्रिकली। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और ये सिमेट्रिकली इसमें एंटर कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अंदर जा रहा है सीधे। और उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी लिख लो बच्चों 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, प्लेट की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आगे पढ़ो, देखो ये लिख रहा लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ डेविएशन थीटा बताना है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, देखो ऐसे जा रहा है ये, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जब यहाँ से प्लेट्स के बीच से, तो ये थोड़ा सा ना देखो ऐसे मुड़ गया, सीधा नहीं निकला। वजह वजह भी सोचेंगे, और जितना ये यहाँ से डेविएट हो गया अपने पाथ से, उस डेविएशन एंगल थीटा को भी निकालेंगे। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है, डिग्री में कैलकुलेट करना है कितने डिग्री में। चलो एक काम करते हैं इसको, पहले तो एक बात देखो, यहाँ से जब ये यहाँ एंटर करेगा, सॉरी एक मिनट, जब ये यहाँ से एंटर करेगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो मान लेते हैं हम v होगी। ठीक है बच्चों, और ये जो प्लेट है, ये जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये प्लेट के अलोंग चल रहा है, देखो ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक प्लेट की डिस्टेंस मान ली हमने ये x, इसकी वैल्यू 10 है। चलो ये y की डायरेक्शन में भी थोड़ा सा चला गया, ये हो गया y की डायरेक्शन में चला गया, मान लो y। क्यों गया ये x के साथ साथ y में भी क्यों गया? इस तरीके से देखो ऐसे निकल के जा रहा है, ऐसे निकल के जा रहा है, तो x में आगे गया और y में गया। भाई x में तो इसलिए गया क्योंकि x की डायरेक्शन में देखो इसके पास वेलोसिटी है, आगे की तरफ ही है जिसको भेज रही है, और y की डायरेक्शन में ये इसलिए जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे y की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, जैसे ये फील्ड के अंदर घुसेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, और इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इस पे लगा इस तरफ फोर्स E इंटू ई। अब ये फोर्स होगा तो फोर्स को डिवाइड कर दो मास से, तो इस डायरेक्शन में y की डायरेक्शन में इसमें एक एक्सेलरेशन आ गया a, तो इसका मतलब इसके पास एक एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से ये y की डायरेक्शन में भी डेविएट होगा, y की डायरेक्शन में भी चलेगा। अब x में तो जा रहा है ये वेलोसिटी की वजह से, और y में जा रहा है एक्सेलरेशन की वजह से, तो मैं दोनों तरफ के मोशन को बच्चों सॉल्व करूंगा। मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया t टाइम में, ठीक है, तो पहले मैं x एक्सिस का मोशन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो x एक्सिस में ये चला, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी डिस्टेंस चला x। क्या x की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो हम लगाते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है? x, स्पीड कितनी है सर? v, और टाइम कितना है सर? टाइम लगा लिया हमने t। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब y एक्सिस में चलो, तो y एक्सिस में बच्चों हमें ये देखना है कि y एक्सिस में ये जो पार्टिकल है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेगा देखो, तो इसकी एक तो वेलोसिटी कितनी, एक्स एक्सिस में हमने देखो ये कैलकुलेट कर लिया कि ये कितना आगे तक जाएगा t टाइम में, ये वाला तो कैलकुलेट हो गया। अब जरा y एक्सिस में हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें थीटा कैलकुलेट करना है ना, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं vx, उसकी वैल्यू तो v है क्योंकि देखो यहाँ से v आ रही थी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यहाँ से तो v चलती हुई आ जाएगी क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है नहीं, x की डायरेक्शन में ये नहीं बदलेगी। अब y की बात करो इधर, तो y में vy, इसे हमें निकालना है। तो vy निकालना है तो कैसे निकालें? तो शुरुआत में y की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन vy इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो vy प्लस
ए वाई इंटू टी। वी वाई, वाई की डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, ये तो हमें सर निकालनी है। वाई की डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे वाई की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी सर? यहाँ पे तो कलर चेंज करके देखो, ये देखो एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वी, वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो थी, तो यू वाई की वैल्यू जीरो थी यहाँ, तो ये तो जीरो है। चलो प्लस ए, वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखो ये निकाल लिया हमने, ये आ गया स्मॉल ई कैपिटल ई बटे में एम, और इनटू में टाइम टी। तो ये वी वाई की वैल्यू आ गई ई कैपिटल ई बटे एम इंटू टाइम टी। टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, देखो ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स बटे वी। तो ये वैल्यू उठा के रख दी मैंने एक्स बटे वी। अब ये जो वी वाई है और बटे वी एक्स है, यही तो हमें टेन थीटा देगा। टेन थीटा का फॉर्मूला, हमें थीटा चाहिए तो वी वाई बटे वी एक्स, वी वाई बटे वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू ऊपर से रख दो, देखो ये ई कैपिटल ई एक्स बटे में एम वी, और बटे वी एक्स की वैल्यू वी है, तो इसके बटे में वन मानो, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया जी, थोड़ा सा इसको ऊपर करो, ये आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ई इंटू कैपिटल ई इंटू एक्स और बटे में एम वी स्क्वायर। लो बच्चों ये टेन थीटा आ गया, ये थीटा चाहिए हमको, इनकी सबकी वैल्यू रखो। अब एक बात बताओ, हमें तो सर वी दिया ही नहीं, हमें तो वो काइनेटिक एनर्जी दी थी। कोई बात नहीं बच्चा, काइनेटिक एनर्जी के होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई टू के, इसको उठा के देखो यहाँ रख दो, तो ये आ गया टेन थीटा बराबर ई कैपिटल ई एक्स और बटे में एम वी स्क्वायर की जगह टू के। चलो अब इसे टेन थीटा को कर लो बच्चा सॉल्व। ई क्या होता है 1.6 टेन की पावर माइनस 19, कैपिटल ई कितना दे रखा है जरा वो भी देखो, 10 न्यूटन पर कूलम, तो 10, एक्स देखो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू टेन की पावर माइनस 2 मीटर में बदल लिया, बटे 2 के। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी, देखो कितनी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एनर्जी देखो, अगर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखी है, उसे आपको जूल में बदलना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो ये कर दिया, तो ये पूरा का पूरा देखो इससे कट गया, 2 इंटू 0.5 नीचे बन गया 1, ऊपर 10 इंटू टेन की पावर माइनस, ये तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 आ गया टेन थीटा बराबर। तो भाई साहब थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, और यही हमसे पूछा था कि किस एंगल पे वो बाहर निकलेगा, तो ये आ गया 45, ये आ गया जी आपका आंसर 45 डिग्री। ठीक, अच्छा सवाल था ये भी बच्चों। ऐसे ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करोगे, पहले खुद से करके देखो, फिर वीडियो में आगे बढ़ो, पर यार करो ज़रूर, करोगे नहीं रूटीन बनाओ, मैं डेली का डेली अपलोड करूँगा आपके लिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी उस बात की जो है मतलब बात रखो कि हाँ हमें भी मेहनत करनी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 शुरू करते हैं बच्चों। इसमें देखो क्या दिया है आपको, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स, दो हाफ रिंग है देखो, एक ये रिंग हो गई, एक अंदर वाली रिंग हो गई, ठीक है, और एक की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2 है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर एक ही है, और सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो सेंटर पे दोनों की वजह से पोटेंशियल बताना है कितना। चलो शुरू करते हैं इसको। एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा एक चीज़ याद दिलाता हूँ आपको, अगर मेरे पास प्लस का क्यू चार्ज रखा है तो उससे R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता था, तो वो होता था सर 1/4πε0 प्लस का क्यू बटे में R, होता था कि नहीं? बिल्कुल सर। इसका इससे क्या रिलेशन, देखो रिलेशन अभी निकालेंगे।
अब मान लो ये एक रिंग है मेरे पास इस तरीके की, ठीक। अब ये रिंग है और ये है इसका सेंटर, इस पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब अगर इसकी रेडियस आर है, ये रेडियस इसकी आर है यहाँ, ठीक। तो ये जो रेडियस आर है, यहाँ पे जो पोटेंशियल रेडियस जो आर है, इसकी वजह से इस पे पहले तो चार्ज डेंसिटी दे रखी लैम्डा, इस पे पहले पूरी पे चार्ज निकाल लो क्यू। तो चार्ज होता है चार्ज डेंसिटी इनटू में इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। पता है ना क्या होता है चार्ज डेंसिटी? देखो ऐसे समझ सकते हो आप इसको। चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मान लो लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी, तो वो होता है 1 मीटर का चार्ज। तो 1 मीटर में तो लैम्डा चार्ज है 1 मीटर में। तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? ये टोटल पाई आर। तो पाई आर लेंथ में चार्ज हो जाएगा पाई आर लैम्डा। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया आपका पाई आर लैम्डा। ये क्यू चार्ज है पूरी इसकी पूरी रिंग पे। चलो अब इस पे मान लो मैं एक छोटा सा चार्ज ले लिया यहाँ पे, ये छोटा चार्ज है डी क्यू, और डी क्यू से आर डिस्टेंस पे यहाँ सेंटर पे मैं पोटेंशियल पूछूं, तो छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल होगा डी वी। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो अभी फॉर्मूला ऊपर बताया था, और डी क्यू और बटे में आर। ओके। अब यहाँ से अगर हम पूरी रिंग से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल आते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, आर भी बाहर आ गया क्योंकि आर इसकी रेडियस है, हर जगह कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन डी क्यू रह गया बच्चा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया क्यू। क्यू का मतलब इस पे पूरा चार्ज। अब ये क्यू की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, देखो ये रही, उठा के रख दो यहाँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू की जगह पाई आर लैम्डा। देखो आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये आ गया सॉल्व करके, इधर बन गया डीवी का पोटेंशियल वी। तो ये वी पोटेंशियल कितना आ गया? ऊपर बच रहा है देखो लैम्डा और बटे में 4 एप्सिलॉन। इसका मतलब एक रिंग की वजह से तो इतना है। अब देखो एक रिंग की वजह से इतना पोटेंशियल आ रहा है, ऐसी ऐसी यहाँ पे 2 रिंग है, तो पहली रिंग की वजह से देखो पोटेंशियल कितना होगा? लैम्डा। पहली रिंग पे कितना चार्ज है ये नीचे वाली पे? तो लैम्डा बटे 4 एप्सिलॉन नॉट। और देखो दूसरी रिंग की वजह से भी इतना ही होगा, ऊपर है जो, ठीक, लैम्डा बटे 4 एप्सिलॉन। आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, दोनों की वजह से सेम बन रहा है क्योंकि चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इस पे भी लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी इस पे भी लैम्डा है, और चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो लैम्डा बटे में 2 लैम्डा बटे में 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 से इसको काटो तो लैम्डा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। तो आसान सवाल था और अच्छा सवाल था, आसान था, अच्छा था। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका कि ऐसे ऐसे करना है हमको, ठीक है बच्चों।